तो हेलो नमस्ते मेरे जिक्र के चलो क्या हाल चाल यार। कल आपका पेपर है 2 बजे किसका HD03 का, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार। आपको पता है टाइमिंग क्या हो रहा है? ये देखो 12:43 हो रहे हैं। मतलब वीडियो अपलोड करूँगा तब तक बज जाएंगे 2। और कल आपका एग्ज़ाम है कितने बजे? 2। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऑलरेडी मैंने इस अध्याय के टोटल कितने खंड है? टोटल 5 खंड है। उनमें से 4 के वीडियो ऑलरेडी मैंने आज ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए, वो जाके देखो इस वीडियो को देखने के बाद। अभी हम बात करेंगे खंड 5 के बारे में। कितने के बारे में? खंड 5 के बारे में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कल 9 बजे फिक्स 9 बजे मैं आपको एक पेपर बताने वाला हूँ, जिसमें से 70 में से 30 नंबर आपके परफेक्ट आ जाएंगे। तो 9 बजे रेडी रहना। और ये अगर आपने 5 वीडियो देख लिया 5 खंड के, तो दोस्तों गारंटी के साथ कह देता हूँ 70 में से 60+ नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं नाटक व गद्य विधा। ये खंड 1 हमने कर दिया। ध्रुव स्वामिनी खंड 2 हमने बता दिया। खंड 3 महाभारत के एक साथ ये हमने कर दिया। खंड 4 है अन्य गद्य विधा, ये भी हमने कर दिया। अब हमारा बाकी बचा है खंड 5। कौन सा बचा है? खंड 5 बचा है दोस्तों। ये चारों की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 5वें के प्रथम अध्याय यानी 15वां है आत्मकथा। किसकी आत्मकथा? मेरा बचपन क्या भूलूं क्या याद करूँ। ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है, अमिताभ बच्चन के पिताजी की है। 16वां अध्याय एक जीवनी है, लम्ही में जन्म और मृत्यु, कलाम का सिपाही का अंश। किसके द्वारा रची है? अमृत राय के द्वारा। अभी दोस्तों इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में पूरी कहानी बता दूंगा, ताकि इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, भले 1 नंबर का हो, 4 नंबर का हो या 14 नंबर का हो, आप एक भी इसे नहीं छोड़ पाएँ। अब बात करते हैं 17वां अध्याय है यात्रा व्रत आखिरी चट्टान। किसने रची है? मोहन राकेश ने। अब बात करते हैं आपके 18वें अध्याय, वो एक संस्मरण है किस्सा जो महादेवी वर्मा ने रचा है। बात करते हैं 19वें अध्याय का। 19वां अध्याय है रिपोर्ट राज अदम्य जीवन। किसने रचा है? रांगे राघव पश्चिम बंगाल की दुर्दशा को बता रहे हैं। तो चलो इसका संक्षिप्त में पूरी कहानी पढ़ते हैं और प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों अगर साफ नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाओ आपको इसको हाई क्वालिटी के अंदर कर दो 720 के अंदर, ताकि एकदम स्पष्ट शब्द दिखाई देवे आपको। चलो बात करते हैं दोस्तों आज का पहला अध्याय 15वां अध्याय है आत्मकथा। मेरा बचपन क्या भूलूं और क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब स्वयं की कहानी स्वयं बताना। तो ये अपनी कहानी हरिवंश राय बच्चन है जो हमको बता रहे हैं। तो वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो घटनाएं घटी है इसके अंदर संकलित हैं। उनकी पत्नी श्यामा के बारे में भी उन्होंने बताया है। और इनके इस पूरे के पूरे आत्मकथा में उन्होंने एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, वो कि व्यक्ति अपने नाम के पीछे जाति ना लिखे, क्योंकि इससे भारत के विकास में बाधा पहुंच सकती है। मेन मुख्य अपने आत्मकथा के बारे में यही लिखा है दोस्तों। बाकी आप बनाकर बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो। वैसे इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, तो थोड़ा इसके पढ़ के जाना। मैंने आपको बता दी ये हरिवंश राय बच्चन के जीवनी के बारे में। जितना आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानते हो वो लिख देना। जैसे कि वो अपने उपन्यास के अंदर सबसे ज़्यादा जोर है वो जातिवाद पे दिया। वो बोल रहे थे कि व्यक्ति अपने नाम के पीछे जाति का नाम नहीं लिखा है। और हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो घटनाएं उनके साथ घटी, जो उन्होंने उपन्यास लिखे, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। अब बात करते हैं आपके खंड 4 के 16वें अध्याय। 16वां अध्याय है लम्ही में जन्म और मृत्यु और कलाम का सिपाही का अंश। यहाँ पे कलाम गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ कलम के सिपाही का अंश। आपको बता देता हूँ किसने लिखा है? ये अमृत राय। अमृत राय कौन था? मुंशी प्रेमचंद का पुत्र था। किसका पुत्र था? मुंशी प्रेमचंद का पुत्र था। तो दोस्तों जीवनी मतलब मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। प्रेमचंद का पुत्र अमृत राय था। प्रेमचंद जी की प्रेरणादायक जीवनी, इसमें प्रेरणादायक जो प्रेमचंद जी की जीवनी है वो अमृत राय ने लिखी है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी प्रेस का काम क्या करते थे और वो उनकी तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का जो मुख्य कार्य था वो था प्रेस का काम। वो प्रेस का काम क्या करते थे और उनकी किसानों के साथ बहुत अच्छी जमती थी, बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। जबकि उनके जो मुख्य विशेष खास मित्र थे वो अदालती मित्र थे, लेकिन उनके साथ नहीं बनती थी, जबकि उनके साथ किसानों के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। और दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने 1905 से 1909 4 साल तक कानपुर में रहकर रचनाएं की। कौन कौन सी थी? रूडी रानी कृष्णा तथा एक उन्होंने सोजे वतन की रचना की थी। तो दोस्तों सोजे वतन एक ऐसी पुस्तक थी जहां अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं को एकता, अखंडता और भारतवासियों को उत्साह से भरी हुई किताब थी, जिसका नाम था सोजे वतन। तो दोस्तों सोजे वतन थी वो अंग्रेजों ने इनसे छीन ली और इनसे हड़प कर वो सोजे वतन किताब थी वो उन्होंने जला दी। और मुंशी प्रेमचंद को धमकी दी कि आगे से ऐसी कोई भी किताब नहीं लिखेगा, अगर लिखी तो दाहिना हाथ कटवा दिया जाएगा। तो वो पुस्तक उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखी थी। तो मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या था? नवाब राय था। तो उन्होंने उस नाम से लिखी थी, फिर उन्होंने नवाब राय हटा के
मुंशी प्रेमचंद नाम रखा और फिर नई रचनाएं लिखनी शुरू की। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले अध्याय की तरफ। अगला अध्याय है 17वां, वो है यात्रा व्रत। क्या है यात्रा व्रत? है आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश द्वारा ये रचित है। दोस्तों ये हमने 10th में भी पढ़ा था कि ये जो मोहन राकेश है वो गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा करता है और वही यात्रा है जो हमें पढ़ाता है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, मोहन राकेश कन्याकुमारी पे गया है जो भारत का अंतिम छोर है। कहाँ पे? कन्याकुमारी। और दोस्तों कन्याकुमारी के एक होटल के अंदर स्टे कर रखा है उसने, होटल के अंदर रुक रखा है और समुद्र के बीच एक बड़ी सी दीवार, मतलब समुद्र के बीच एक बड़ा सा निकला हुआ होता है ना, वो जैसे ये समुद्र है इसके बीच में एक चट्टान थी, उसके ऊपर खड़ा हुआ है और अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों का एक जगह संगम है। उस संगम को ये देख रहा है और क्षितिज मतलब जहाँ सूर्य और धरती एक होती है, एक होती नहीं है, एक होती दिखती है, वहाँ का वो नज़ारा देख रहा है, सुनहरा नज़ारा देख रहा है, गोल्डन मिट्टी देख रहा है, वहाँ का नज़ारा देख रहा है। वो नज़ारा इसने यहाँ पे इसके अंदर है जो वर्णन किया है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके 18वें अध्याय की तरफ। 18वां अध्याय है गीसा महादेवी वर्मा का। तो दोस्तों गीसा एक गरीब दुबला पतला सा बच्चा होता है जिसने महादेवी वर्मा पढ़ाती हैं। गंगा पर दूसरी के खंडरों के आसपास के गांवों के प्रति लेखिका का आकर्षण था, मतलब महादेवी वर्मा का आकर्षण था। दोस्तों गीसा की विशेषताएं पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछेंगे, इसमें से वो आएगा तो बड़ा पसंद आएगा। तो गीसा की क्या व्यवस्था थी? वातावरण, एक तो वहाँ का गंगा के नदी के आसपास का कितना अच्छा वातावरण था, वो सहेली आती थी, पानी भर के जाती थी, महिलाएं आती थी, उनके क्या क्या उन्होंने पहन रखा था, वो वाला वातावरण। और पहली मुलाकात महादेवी वर्मा से गीसा की पहली मुलाकात कैसे हुई? रविवार के दिन फटे पुराने कपड़ों के अंदर उसकी माँ महादेवी वर्मा के पास लेके आई थी गीसा को, क्योंकि गीसा का पिता नहीं था इस कारण। और तीसरी है कि लोगों की गीसा से दूरी। लोग गीसा से दूरी क्यों बनाए रखते थे? क्योंकि उनके पिता थे वो एक अभिमानी और एक होशियार व्यक्ति थे और वो एक दूसरी पत्नी ले आए थे बाहर से, इस कारण और गीसा की रख रखाव के कारण वो दूरी बनाए रखे थे। और गीसा जो गुरु प्रेम यानी महादेवी वर्मा के प्रति जो उनका प्रेम था, जो निश्चल था, वो उसके बारे में। और स्नेह वात्सल्य और गुरु दक्षिणा में दोस्तों उसने अपना शर्ट दाव पे लगा के एक खरबूजा ले आया था महादेवी वर्मा के लिए, ये उन्होंने गुरु दक्षिणा दी थी और उसका संस्मरण। इसी के साथ दोस्तों 18वां अध्याय हमारा होता है गीसा कंप्लीट। और फिर लास्ट अध्याय है खंड 5 का, वो है रिपोतराज। क्या है रिपोतराज? किसने लिखा है? रांगे राघव ने लिखा है। इसने बंगाल के अंदर अकाल, बीमारियां, हालचाल, नंगे लोगों का इंकलाब जिंदाबाद, भूखमरी, इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया है। दोस्तों 1942 के अंदर बंगाल के अंदर अकाल पड़ गया था, उसके कारण ये सारी दुविधाएं हुई थी। अब दोस्तों इसी के साथ आपका 19वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों टोटल खंड 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों के पाँचों खंड मैंने आपको एकदम विस्तार से संक्षेप में समझा दिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत सारे HI 03, PS 02, 03, 04 सभी के जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय दोस्तों, जय हिंद। 9 बजे तैयार रहना।